हे एवरीबॉडी, मैं उर्मिला। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री विज्ञान एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में जो अपना टॉपिक है वो अनुच्छेद 13 जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, या फिर अपन कहें कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है। तो जो अपने मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित हैं, जिसमें पिछली क्लास में अपन ने देखा कि अनुच्छेद 12 जो राज्य की परिभाषा देता है और राज्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं उनको अपन ने पिछली क्लास में समझा, और आज अपन अनुच्छेद 13 को समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इसके अंदर बतलाई गई हैं। तो जो अपना अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 4 क्लोज देखने को मिलते हैं, और जो ये अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। कैसे कि जो अनुच्छेद 13 है वो ये कहता है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। तो एक तरह से मौलिक अधिकार जो हैं वो एक तो राज्य के विरुद्ध हैं, और राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकारों की संरक्षण की गारंटी जो है वो देता है अनुच्छेद 13। अब अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं संरक्षक के रूप में। तो अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। फिर अपन देखते हैं इसमें जो 4 क्लोज हैं वो 4 क्लोज क्या क्या कहते हैं। तो जिसमें अपन देखते हैं क्लोज 13(1). क्लोज 13(1) जो है वो ये कहता है कि अपना जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के ठीक पहले अपने देश के अंदर जो भी कानून विधि चलन में थे, वो कानून विधियां यदि संविधान से असंगत हैं तो उन विधियों को शून्य कर दिया जाएगा, उन विधियों को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान हमें 13(1) में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो विधियां हैं वो संविधान पूर्व विधियों की बात कही गई है। संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियों से मतलब ये होगा कि जब अपना जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को अपना जो संविधान लागू हुआ था, इस संविधान लागू होने के पहले अपने देश के अंदर जो भी विधि और कानून प्रचलित थे, वो विधि और कानून यदि संविधान से असंगत हैं तो ऐसी कंडीशन में उन विधियों को निरस्त कर दिया जाएगा, उन विधियों को शून्य कर दिया जाएगा। ये प्रावधान हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 13(1) में देखने को मिलता है। फिर अपन यहाँ देखते हैं कि जो विधियों को शून्य करने की जो बात कही गई है, तो ये जो विधियाँ शून्य की जाएंगी इसमें 3 तरह के सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ देख लेते हैं। एक सिद्धांत जो है वो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो भाग संविधान का शून्य किया जाएगा, जो भाग संविधान का समाप्त किया जाएगा या अप्रभावी किया जाएगा, तो वो भाग देखा जाएगा कि मतलब उसमें जो प्रावधान है या उसका जो भाग है वो पूरा मौलिक अधिकारों से असंगत है या उसका कुछ पार्ट असंगत है, तो उस कंडीशन में उसको निरस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि कुछ भाग असंगत है तो उस कुछ भाग को शून्य किया जाएगा, और यदि पूरा भाग मौलिक अधिकारों से असंगत है तो पूरे भाग को शून्य कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान हमें पृथक्करणीयता के सिद्धांत में देखने को मिलता है। फिर अपन देखते हैं इसमें एक और सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है अपना आच्छादन या फिर अपन कहें ग्रहण का सिद्धांत। जो आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत है
वो ये कहता है कि जो भाग संविधान से समाप्त किया जाएगा या जिस संविधान को शून्य किया जाएगा, वो जो संविधान का जो पार्ट है वो रहेगा संविधान के अंदर ही, किंतु वो उसको एक तरह से ग्रहण लग जाएगा या फिर वो उसको ढक दिया जाएगा। इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है वो आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। फिर इसमें एक सिद्धांत और संविधान में देखने को मिलता है, वो एक जो और सिद्धांत है वो ये कहता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत। अब अधित्याग का जो सिद्धांत है वो ये बात करता है कि यदि मौलिक अधिकारों का कोई भाग या कोई मौलिक अधिकार कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उसका त्याग करना चाहे तो वो त्याग कर सकता है, किंतु ये जो सिद्धांत है इसमें जो बात कही गई है कि स्वेच्छा से मौलिक अधिकारों का त्याग करने की जो बात कही गई है, ऐसा प्रावधान या ऐसा सिद्धांत हमारे संविधान में नहीं है, किंतु अमेरिका के अंदर प्रचलन में है। फिर अपन आगे देखते हैं जो अपना भाग अनुच्छेद 13 के अंदर जो क्लोज 13(2) है उसके अंदर क्या कहा गया है। क्लोज 13(2) के अंदर ये कहा गया है कि इसमें संसद द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो या उनको छीनती हो, उनका अल्पीकरण करती हो, तो ऐसी विधियों को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसी विधियों को शून्य कर दिया जाएगा। ये प्रावधान हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 13(2) के अंदर। तो इसके अंदर जो विधियां हैं वो हैं संसद द्वारा निर्मित विधियां। संसद द्वारा निर्मित विधियां, इसमें देखने को मिलता है कि जो अपने जो मौलिक अधिकार हैं या तो उनको संसद द्वारा निर्मित कोई भी विधि उसका अल्पीकरण करती हो या उनको छीनती हो, ऐसी जो विधि होगी उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, उसको शून्य कर दिया जाएगा। मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली या छीनने वाली जो विधि होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको शून्य कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो इन विधि की जो विधि है वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस बात की जो जांच करने का जो कार्य होगा वो हमारी न्यायपालिका करेगी। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो न्यायपालिका की जो ये शक्ति है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है, तो वो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसके अंतर्गत, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत हमारी संसद द्वारा निर्मित, हमारे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा निर्मित कोई भी विधि जो संविधान से असंगत है या संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित करने वाली है, तो इस प्रकार की यदि कोई विधि हम बनाई जाती है तो उस विधि की संवैधानिकता की जांच करने का कार्य जो है वो अपनी न्यायपालिका करती है। तो इस प्रकार की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो किन किन अनुच्छेद या किन अनुच्छेदों के तहत हमारी न्यायपालिका को प्राप्त है वो भी अपन यहाँ जान लेते हैं। तो वो जो अनुच्छेद हैं न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति देते हैं, पुनर्विलोकन की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, तो वो जो अनुच्छेद है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक तो अपना हो गया अनुच्छेद 13, फिर अनुच्छेद 32 जो बंदी प्रत्यय, जिसके अंदर जो 5 प्रकार की रिट लगाने का जो भारतीय नागरिकों को अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 32। उसके बाद अनुच्छेद 131, 132 और अनुच्छेद 226। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपना अनुच्छेद 32 है इसके तहत रिट लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 है इसके तहत रिट लगाई जा सकती है उच्च न्यायालय में। तो इस प्रकार से ये जो अनुच्छेद हैं ये हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये अपन यहाँ देख लेते हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं जो नेक्स्ट अपना जो क्लोज है
13(3) या 13(3) के अंतर्गत विधि क्या है या विधि का अर्थ समझाया गया है। विधि का अर्थ तो यहाँ देखते हैं, एक तो यहाँ विधि का अर्थ बताया गया है और एक इसमें प्रवर्त विधि भी बताई गई है। दो प्रकार की विधियों की चर्चा इसमें क्लॉज 13(3) के अंदर की गई है। तो ये एक तो हो गई विधि और दूसरी हो गई प्रवर्त विधि। तो यहाँ देखते हैं कि अपन के जो विधि है क्लॉज 13(3) के अंदर विधि और प्रवर्त विधि दो विधियां बताई गई हैं। तो विधि का मतलब होता है कानून, कि हमारे देश में जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो विधि के अंतर्गत चलाई जाती है और जो विधियों का निर्माण है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि विधि जो है, विधि के अंतर्गत क्या प्रावधान अनुच्छेद 13(3) में बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 13(3) में कहा गया है इसमें कि विधि क्या है। विधि तो विधि के अंतर्गत एक तो अध्यादेश, आदेश, अधिनियम, नियम, रूढ़ि, प्रथा, ये सब हैं। तो जो अध्यादेश अपन यहाँ देखते हैं कि विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, अधिनियम, नियम, रूढ़ि, प्रथा ये सभी आते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश का मतलब ये होता है कि संसद का जब अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और उस दौरान हमारे देश में कोई विधि बनाने की ज़रूरत, तत्कालीन समय में विधि बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को हमारा संविधान ये अधिकार देता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत ये अधिकार देता है कि वो अध्यादेश जारी कर हमारे देश के लिए विधि निर्माण कर सकता है। और ठीक यही अधिकार या यही अध्यादेश की पावर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 123 के तहत हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पावर मिली है। तो ये अध्यादेश जो है वो क्या है, वो भी एक प्रकार से विधि है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आदेश। तो आदेश क्या होता है कि भारत सरकार के नियंत्रण में या फिर भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला कोई प्राधिकारी है और वो कोई आदेश जारी करता है तो वो भी एक तरह से विधि के रूप में कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि जब शीतकालीन जब छुट्टियां होती हैं उस दौरान अत्यधिक मौसम खराब होने की वजह से जिला कलेक्टर हैं वो छुट्टियों की घोषणा करते हैं, छुट्टियां बढ़ाते हैं। तो वो उनके द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो आदेश एक विधि के रूप में कार्य करता है। फिर अपन बात कर लेते हैं अधिनियम की। तो हमारी संसद जो कानून या जो विधि बनाती है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद या कहें अपन कि संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो एक तरह से अधिनियम माना जाता है, एक तरफ से विधि मानी जाती है। फिर अपन बात करते हैं नियम। तो ये जो अधिनियम होते हैं इन अधिनियमों को या फिर जो आदेश हैं, अध्यादेश हैं, इनको लागू करने के लिए कुछ नियम हमारी कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते हैं तो वो होते हैं, वो भी एक तरह से विधि का काम करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं रूढ़ि और प्रथा। तो हमारे देश में काफ़ी रूढ़ि और प्रथाएं जो चली हुई हैं और वो भी विधि के रूप में एक तरह से कार्य कर रही हैं। तो ये सारे प्रावधान जो है वो विधि के अंतर्गत ही आते हैं और ये विधि के ये सारे प्रावधान जो हैं वो अनुच्छेद 13(3) में विधि के अर्थ में समझाए गए हैं। फिर अपन देखते हैं 13(3) के अंदर प्रवर्त विधि भी बताई गई है। प्रवर्त विधि का मतलब ये होता है कि हमारा देश जब हमारे भारत के अंदर जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के पहले हमारे देश में जो भी विधि और कानून जो प्रचलन में थे और वो विधि और कानून उनको हमारे किसी
भारत सरकार के नियंत्रण में किसी प्राधिकारी ने या फिर हमारी जो उस समय की जो अपन कह सकते हैं जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए कानून होते हैं। तो वो जो कानून होते हैं वो आते हैं प्रवर्त विधि के अंतर्गत आते हैं। फिर अपन यहाँ देख लेते हैं जो अपना नेक्स्ट जो क्लोज है और जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत लास्ट का अपन क्लोज कह सकते हैं 13(4) या 13(4), जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 3 की जो अपना अनुच्छेद 13 है और अनुच्छेद 368 तो अनुच्छेद 13 और 368 के संबंधों की बात यहाँ की गई है और यहाँ कहा गया है कि जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है और जिस विधि का निर्माण संशोधन के द्वारा किया जाता है वो जो विधि है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं होगी। ऐसी बात इसके अंदर 13(4) में कही गई है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो ये चौथा जो पार्ट है या ये चौथा जो क्लोज है ये मूल संविधान में नहीं था। इसको 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में किया गया था, 24वां संशोधन किया गया था 1971। तो 24वां संशोधन 1971 ये कहता है कि जो 368 के तहत संशोधन करके संसद किसी विधि का निर्माण करती है वो जो विधि वो इसके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएगी, 13 के अंतर्गत वो विधि नहीं होगी। ये बात इसमें कही गई, यानी 13 और 368 को अलग अलग रखा गया है। फिर अपन देखते हैं कि जो अपना क्लोज 4 है इसके अंतर्गत हमारे संविधान में कुछ वाद देखने को मिलते हैं। तो उन वादों की अपन बात करें तो जो 1951 के अंदर एक संकरी वाद आया था जो भारत संघ से संबंधित था। तो इस वाद के अंतर्गत इस विधि पर चर्चा की गई। तो उसमें ये कहा गया कि जो अपनी विधि है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो विधि है वो दोनों अलग अलग हैं, ऐसा प्रावधान इसमें कहा गया। फिर एक वाद और आया 1967 में जो गोलकनाथ वाद पंजाब राज्य से संबंधित था। उसमें फिर इसको प्रावधान था, इस प्रावधान को बदलते हुए फिर ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो विधि निर्माण संसद करेगी वो विधि जो है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि ही होगी। और इस कारण से जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या करेगी, न्यायिक पुनरावलोकन इस विधि का कर पाएगी। फिर इसके तुरंत कुछ समय बाद हमारी संसद ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत ये कहा गया कि ये जो अनुच्छेद 13 और 368 हैं वो अलग अलग होंगे, पृथक होंगे। फिर इसके बाद में अपन एक वाद और देखने को मिलता है जो केशवानंद भारती बनाम वाद है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा वाद है जो 1973 के अंदर किया गया था। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 जो पृथक हैं और ये जो संशोधन किया गया था 24वां संशोधन, ये भी अपनी जगह राइट है, किंतु यहाँ मतलब हमारी संसद है उसको संशोधन करने का अधिकार तो होगा और वो संशोधन भी कर सकेगी, किंतु वो संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करेगी, इस बात का वो ध्यान रखेगी। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो अपना अनुच्छेद 13 है इसके अंतर्गत ये बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए थे। और अपने अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 4 प्रकार के क्लोज हैं जो इसके अंतर्गत बतलाए गए हैं। और इसके अलावा जो कुछ वाद थे उन पर भी अपन ने ध्यान दिया, देखा, उनको समझा। तो आज की जो क्लास है वो अपन यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।